दोस्तों कल है आपका पेपर भाई। 6 सेमेस्टर में जो लोग सेकंड पेपर देने जा रहे हो, फर्स्ट पेपर थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि रिएक्शंस होती हैं, नेम होते हैं। सेकंड पेपर बहुत सरल है भैया, थर्मोडायनामिक्स है। फटाफट से आपका एक रिवीजन करा देते हैं। वैसे सब कुछ कराया हुआ है, बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं, उन्हें आपने देख ही लिया होगा। इसे भी एक क्विक रिवीजन आपको करा देते हैं। ये जो पेपर हम पीछे सॉल्व करा रहे हैं, इसमें MJPRU और DDRU करके एक यूनिवर्सिटी है। इन दोनों यूनिवर्सिटीज के पेपर्स को उठा के दोनों को मिला के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को निकाला है भाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ द फ्लो ऑफ हीट और एनर्जी, यानी जो ऊष्मा है, ऊर्जा है, इसकी जो स्टडी करी जाती है, इस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं? तो थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। पेपर का नाम भी यही है भाई, तो थर्मोडायनामिक्स कहेंगे भाई। ठीक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डील्स विद जो ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। ऊष्मा ना तो उत्पन्न करी जा सकती है, ना नष्ट करी जा सकती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। अ सिस्टम दैट कैन ट्रांसफर बोथ एनर्जी एंड मैटर, ऐसा सिस्टम जिससे ऊर्जा और पदार्थ दोनों का आदान प्रदान हो सकता है, वो ओपन सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? ओपन सिस्टम कहलाता है भाई। ठीक है, इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन पाथ, कौन सी क्वांटिटी पाथ पे डिपेंड करती है? तो भैया वर्क और हीट। अब यहां पे हीट तो विकल्प में दे नहीं रखा है, वर्क दे रखा है, तो वर्क क्या है? पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है। द इंटरनल एनर्जी इज द हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड एट, यानी भैया इंटरनल एनर्जी क्या होती है? तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? जब कभी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, आयतन निश्चित होगा, तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी जाएगी या जो एनर्जी निकलेगी कांस्टेंट वॉल्यूम पर, उसी को हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज एक्सप्लेन्ड हाउ इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क रिलेट टू वन अनदर? भैया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है, क्या फॉर्मूला होता है? Q बराबर डेल्टा U प्लस W। फटाफट से देखते हो चलो, Q बराबर डेल्टा U प्लस W। भैया जो टोटल एनर्जी होती है उसका कुछ भाग आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि करने में, शेष बाहरी वातावरण पर कार्य करने में खर्च हो जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है भाई। ठीक है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द हीट चेंजेस कॉज्ड बाई केमिकल रिएक्शन, जो रिएक्शंस के बारे में जो हीट वगैरह ट्रांसफर होता है, उसे किस में पढ़ते हैं भैया? तो उसे थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जिसमें हीट के बारे में पढ़ते हैं वो थर्मोडायनामिक्स होती है, और जिसमें रिएक्शंस की हीट के बारे में पढ़ते हैं वो थर्मोकेमिस्ट्री होती है। सीधी सी बात है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, देखो दो होती है भैया, एक ऊष्माक्षेपी होती है, एक ऊष्माशोषी होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी कम होती है, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। किरचॉफ इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। किरचॉफ इक्वेशन क्या है? चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा H2 माइनस का डेल्टा H1 बराबर डेल्टा Cp T2 माइनस T1। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ की इक्वेशन पेपर में आ सकती है भाई। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव मतलब वही पाथ डिपेंडेंट वाली, पाथ इंडिपेंडेंट वाली। तो हीट कैपेसिटी जो है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ये आपको याद रखना है। हेज लॉ का इस्तेमाल काहे के लिए करते हैं? तो हेज का नियम क्या होता है? कोई भी क्रिया एक पद में कराई जाए या कई पदों में कराई जाए, तो जो हीट होती है, एनर्जी होती है, उसे कैलकुलेट करने के लिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस, हीट ऑफ ट्रांजिशन, एक पद से दूसरे पद में जा रही है, हीट ऑफ वेरियस अदर रिएक्शन, इन सब के बारे में पता करते हैं हेज लॉ से भाई। ठीक है, द फिनोमिनन ऑफ लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर व्हेन अ गैस इज मेड to expand adiabatically from a region of high pressure to low pressure, अधिक दाब से कम दाब की तरफ जब गैस एक्सपेंड कर रही है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो जूल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी कोई इफेक्ट आ जाए, ठीक है, किसी साइंटिस्ट का नाम आ जाए, इस तरीके की चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, Cp माइनस Cv बराबर R होता है, मेयर का फॉर्मूला है, हीट कैपेसिटी में रिलेशन होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है? एडियाबेटिक का मतलब क्या होता है? रुद्धोष्प्रकम, जिसमें हीट कांस्टेंट रहेगी, टेम्परेचर जो है इसमें चेंज हो जाएगा भाई। ठीक है, फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन यहां पर दे रखी है, कौन सा सही है भैया? ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटता है तो इसके लिए एंथैल्पी और एनर्जी का जो चेंज है वो बराबर होता है भाई। ठीक, द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ध्यान से समझो, स्ट्रॉन्ग बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए जो एनर्जी होती है वो 13.7 किलो कैलोरी होती है, यानी हमेशा कांस्टेंट होती है, नहीं बदलती है भाई। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी? स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया क्या होता है? तो भैया स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है? अचानक से चेंज होगा, यूनी डायरेक्शनल होगा, बदलेगा नहीं। वन अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम अ स्पॉन्टेनियस, यानी जब भी कभी कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा वहां पर स्पॉन्टेनियस चेंज नहीं हो सकता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? गिलास हाथ से छूटा, टूट गया, दोबारा थोड़ी ठीक कर लोगे यार उसे, तो केवल यूनी डायरेक्शनल होगा मेरे भाई, अचानक से होने
होने वाला ये होगा। मिक्सिंग ऑफ टू और मोर गैसेस, जब कभी दो गैसों को मिलाते हैं तो वो किस तरीके का प्रोसेस कहलाता है? कोई प्रोसेस नहीं कहलाता है, दो गैसें नॉर्मली आपस में मिल जाती हैं भाई, ठीक है। द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, एंट्रोपी का मतलब डिसऑर्डर होता है। गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि उसमें डिसऑर्डर सबसे ज्यादा होता है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जो है वो किस पे अप्लाई होती है? ऑल फिजिकल प्रोसेसेस इन अ क्लोज सिस्टम, कोई भी अगर बंद सिस्टम है, कोई भी क्लोज्ड सिस्टम है, तो उसमें जितने भी फिजिकल प्रोसेस हो रहे हैं उन सब पे गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन लागू होती है। क्या इक्वेशन होती है? तो G बराबर H माइनस का TS, ये भी पेपर में खूब पूछा जाता है, कई बार डेल्टा की फॉर्म में आ जाता है। डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस का T डेल्टा S, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए भैया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द हीट्स ऑफ रिएक्शन? अभी आपको बताया हीट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए किरचॉफ इक्वेशन का प्रयोग करते हैं। किरचॉफ इक्वेशन ये रही भाई, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, स्पॉन्टेनियस इक्वेशन कब नहीं हो सकती है? जब एंथैल्पी में चेंज क्या होगा? नेगेटिव होगा, और T डेल्टा S की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो स्पॉन्टेनियस इक्वेशन नहीं हो सकती है। इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए गिब्स एनर्जी में चेंज जीरो होता है। हीट और वर्क अभी ऊपर बता चुके हैं, दोनों कैसे हैं? पाथ डिपेंडेंट, यानी पाथ फंक्शन होते हैं भाई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू विच लॉ, कौन सा लॉ है जो कहता है इट इज इंपॉसिबल टू रिड्यूस एनी सिस्टम टू एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेस? जीरो टेम्परेचर पर किसी भी सिस्टम को हम लोग सही से कैलकुलेट नहीं कर सकते। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है भाई, ठीक है। इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज मैक्सिमम, हीट इंजन की मैक्सिमम इफिशिएंसी कब होगी? तो जो सोर्स से आने वाला टेम्परेचर है अधिक से अधिक इस्तेमाल हो जाए, सिंक में कम से कम पहुंचे, तो इफिशिएंसी को मैक्सिमम कहते हैं। टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज मिनिमम, यानी ऊपर से आने वाला अधिक से अधिक चीज इस्तेमाल हो जाए, और दैट इज सिंक, यानी सिंक की तुलना में अगर सोर्स वाला कम हो गया है, खत्म हो गया है, और अगर हम कह दें कि सिंक में कुछ नहीं बचा और सोर्स में भी कुछ नहीं बचा, तो 100% इफिशिएंसी है। इसका मतलब सारी की सारी हीट वर्क में कन्वर्ट हो गई है भाई, ठीक है। कोई अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एक्सोथर्मिक के लिए जो डेल्टा H की वैल्यू होती है वो निगेटिव होती है, और एंडोथर्मिक के लिए पॉजिटिव होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज हैज अ नेगेटिव वैल्यू? हीट ऑफ कंबशन, कंबशन मतलब होता है दहन, जलना। कोई चीज जब जलेगी तो उसकी जो इक्वेशन होगी, जो उसकी एनर्जी होगी, हमेशा निगेटिव होगी भाई, ठीक है। कौन से ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं जब भी केमिकल चेंज होता है? तो भैया इक्वेशन जो हीट चेंजेस होते हैं उन्हें नापने के लिए, हीट चेंजेस को नापने के लिए कैलोरी मीटर का प्रयोग करते हैं। वैसे भी ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है, कैलोरी मीटर का प्रयोग करते हैं। कौन सा एलिमेंट है जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है? Ag, Cu, Au, Al। Ag की कंडक्टिविटी सिल्वर की सबसे ज्यादा होती है भाई, ठीक। सबसे कम की बात करें तो एल्यूमिनियम टाइप है, प्लेटिनम वगैरह ये तो सब बहुत महंगे हैं, प्लेटिनम गोल्ड तो आदमी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एजेंट? कौन है जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एजेंट है? तो KCl भैया स्पेसिफिक, यानी इसकी विशिष्ट चालकता बहुत ज्यादा होती है। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगा, यानी सॉल्यूशन पतला होगा, वैसे वैसे आयन ज्यादा घूम पाएंगे, ज्यादा मतलब भटक पाएंगे, तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। इफ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन आर सेम, तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी? अनुपात होता है दोनों का, सीधी सी बात है, तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो जाएगी अगर दोनों की वैल्यू सेम है। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग विल डीकंपोज ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट? जब कभी धारा प्रवाहित करेंगे तो कौन टूट जाएगा? ग्लूकोज नहीं टूटेगा क्योंकि भैया आयनिक नहीं है, यूरिया नहीं टूटेगा, आयनिक नहीं है, एथिल अल्कोहल नहीं टूटेगा, आयनिक नहीं है, सिल्वर नाइट्रेट टूट जाएगा, AgNO3, Ag के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, NO3 के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा भाई, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ अ 0.01 मोलर, ध्यान से समझो भैया, ये KCl है, इसमें ऐसा तो है नहीं, दो आयन है, सब कुछ सिंगल है, तो इसकी मोलरता और नॉर्मलता बराबर होगी। तो ये जो मोलरता दे रखी है यही इसकी नॉर्मलता है। विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 बटे नॉर्मलता। कप्पा की वैल्यू दे रखी है ये 1.4 गुणा 10 की घात -3, 1000 पता ही है, नॉर्मलता आपको दे रखी है भैया, ठीक है। यहां मान रखेंगे, काटेंगे पीटेंगे, हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 140 भैया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आरहेनियस थ्योरी, जो आरहेनियस थ्योरी है, ऑन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स 2 टाइप ऑफ, यानी जब कभी कोई इलेक्ट्रोलाइट घुलेगा तो सीधी सी बात है विद्युत अपघट्य टूटेगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव, यानी 2 आयन देगा, मतलब चार्ज पार्टिकल्स देगा भाई, ठीक है। 1 मिनट, ये थोड़ा सा गलत है मेरे हिसाब से,
एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स 2 टाइप ऑफ आयन पेयर्स, इसका सही आंसर होगा भैया। काफी सारे ये हमने मॉडल से उठाया था, काफी सारे इसमें गलत हैं, हमने ठीक कर रखे हैं, तो इसमें आप सही आंसर लगाओगे आयन पेयर। ये चार्ज पार्टिकल नहीं होगा। आयन पेयर का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव आयन देगा इलेक्ट्रोलाइट टूटने पर, एक नेगेटिव आयन देगा भाई, ठीक है। हिटॉर्फ्स रूल क्या कहता है? तो द लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, जो सांद्रता में कमी है अराउंड एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड के चारों तरफ, वो प्रोपोर्शनल होता है आयन जो उसकी तरफ जा रहा होता है। यानी आयन की जो गति है वो डिपेंड करती है सांद्रता पे, कंसंट्रेशन पे। ये हिटॉर्फ रूल कहता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये देखो, ये भी गलत दे रखा था। ट्रांसपोर्ट जो नंबर होता है उसका जो एडिशन होता है वो 1 होता है, 0 नहीं होता है, 1 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट। कोलराउस का नियम क्या कहता है? कोलराउस का नियम कहता है अनंत तनुता पर जो विद्युत चालकता होती है वो प्लस और माइनस के बराबर होती है, यही लिखा हुआ है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किसी विद्युत अपघट्ट की जो चालकता है इनफाइनाइट अनंत तनुता के लिए, सम ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द कंपोनेंट आयन, जिन आयनों से मिलकर बना हुआ है, कह दें जैसे नहीं, लैम्डा इन्फिनिटी की वैल्यू लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस के बराबर होती है। कोलराउस का नियम है भैया, ठीक है। इससे एक और भी बात है, कोई कहे कोलराउस के नियम का उपयोग क्या है, तो भैया कोलराउस के नियम का उपयोग क्या? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को ज्ञात कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्टिव में हो वो आप लगा देना भैया, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है भाई कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है NaCl के लिए, HCl के लिए और CH3COONA के लिए। ये रिएक्शन से भैया सवाल लगता है कि पहले इसकी रिएक्शन लिखेंगे, इसकी लिखेंगे, इसकी लिखेंगे, सारी रिएक्शनों को सॉल्व करेंगे और ऐसे जोड़ेंगे घटाएंगे कि एसिटिक अम्ल आ जाए। अब इतना टाइम अभी नहीं है कि भैया हम जोड़ घटा के दिखाएं। फिलहाल इसमें भी इसका विकल्प गलत दे रखा था, 217, हमने इसे लगा के देखा था। इसका सही आंसर 391 है और ऐसे सवाल बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, 2-4 ही सवाल होते हैं। एसिटिक अम्ल वाला अगर ये सवाल आ जाए, 391 इसका सही आंसर है भाई, ठीक है। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयन डिपेंड्स ऑन द मोबिलिटी ऑफ दैट आयन, जो ट्रांसपोर्ट नंबर होता है वो डिपेंड करता है किस पे? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मोबिलिटी समझते हो, कितनी आसानी से कोई चीज मूव कर सकती है, टूट सकती है। हम लोग नहीं अपने कहते हैं मोबिल डलवा लो, मोबिल का काम क्या होता है? कितनी आसानी से चीजें मूव करेंगी। तो वैसे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आयन का मतलब कितनी आसानी से वो मूव कर सकता है। निम्न में से कौन हाईएस्ट पीएच देता है? देखो भैया, इनमें से लगभग सब 7 के करीब ही होते हैं, ठीक है, सबके पीएच। ये Na2SO4 लगभग 7 होता है, तो यही सबसे ज्यादा है भाई, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड एसिडिक होता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये भी गलत दे रखा था। सोडियम आयन और वाटर नहीं देता है, सोडियम कार्बोनेट है, जब टूटेगा तो कार्बोनेट आयन और वाटर आपको मिलेगा, ठीक है। अमोनियम सल्फेट कैसा सॉल्ट होता है? तो एसिडिक सॉल्ट होता है। जब मोर एंड मोर वाटर इज डाइल्यूटेड विद एसिड, जब पानी में और ज्यादा एसिड डाल के उसे डाइल्यूट करा जाता है तो हाइड्रोजन आयन क्या होता है? वो कम हो जाता है, क्योंकि पानी की मात्रा बढ़ा रहे हो, यानी हम लोग न्यूट्रल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल एक्ट एज बफर, ये भी इसमें गलत दे रखा है। इसका सही आंसर है HNO2, नाइट्रस एसिड और सोडियम नाइट्राइड का जो विलयन होता है ये बफर विलयन की तरह काम करता है। देख रहे हो भाई, मॉडल में कितने क्वेश्चन गलत दे रखे हैं। अगर अंधाधुंध आपको करा देते तो शायद आप आधे गलत लगा जाते भाई, ठीक है। कौन एसिडिक बफर नहीं है? तो HClO4, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोरेट है, और साथ में सोडियम क्लोरेट NaCl4, ये एसिडिक यानी अम्लीय बफर नहीं होता है। बफर विलयन वो होते हैं जिनकी पीएच वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है, अम्लता या क्षारकता आरक्षित रहती है भाई, ठीक है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है, ऑन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड अगर मिला दें तो जो बफर विलयन है उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? तो अनचेंज रहेगी, बदलती नहीं है, यही उसकी डेफिनेशन है। बफर विलयन वही होते हैं जिनकी पीएच वैल्यू चेंज नहीं होती है भाई, ठीक है। व्हाट इज द पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन, जो पीएच वैल्यू होती है वो pKa वैल्यू के बराबर होती है। ये देखो, हमने आपको बताया था, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों के लिए 13.7 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, यानी लगभग दोनों के लिए सेम होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मेथड, तो आपको पता होना चाहिए भैया, जो ईएमएफ ऑफ सेल निकालने का तरीका होता है, ई कैथोड में से ई एनोड को घटा देते हैं, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन पोटेंशियल ऑन द ऑक्सीडेशन, एक पे क्या होगा? ई कैथोड, ई एनोड, एक पे रिडक्शन होगा, एक पे ऑक्सीकरण होगा, एक में से दूसरे को घटा देंगे और आसानी से हम लोग निकाल लेंगे ईएमएफ ऑफ द सेल भाई, ठीक है। ये देखो, सेम वैसा ही क्वेश्चन देखो, ई कैथोड दे रखा है, ई एनोड दे रखा है। कैथोड में से एनोड को घटाएंगे, 0.80 है, घटाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब प्लस हो जाएगा 8 7 15, यानी आंसर आएगा 1.54 वोल्ट। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं भाई, ठीक है।
ऑर्गेनिक डाई, जो कुछ डाई हैं, जैसे डाई का नाम क्या, ईओसिन है, क्लोरोफिल है, अल्ट्राइन है, इस तरीके की जो डाई हैं, ये जो रिएक्शन दिखाती हैं, ये जो यूवी रीजन के अंदर जो रिएक्शन दिखाती हैं, उसे क्या कहते हैं भाई, तो उसे हम लोग फ्लोरेसेंस कहते हैं। कई रिएक्शंस होती हैं, फास्फेरेंस, फ्लोरेसेंस, अभी इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक को एक्सप्लेन करें बैठ के, लेकिन ये क्विक रिवीजन है लास्ट टाइम पे। ये पीडीएफ अभी हम डाल देंगे, टेलीग्राम पे अपना चैनल है BDKDN BSc, वहां पे जाके सारे देख लेना भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आइडियल सोल्यूशन इज फॉल्स। आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो आइडियल सोल्यूशन होते हैं। आइडियल सोल्यूशंस ओबे राउल्ट्स लॉ अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन इज कॉल्ड राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट लॉ वो होते हैं जो आइडियल सोल्यूशन होते हैं वो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। Which of the following is an example of non-ideal? कौन है जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, तो एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड यानी CH2 नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं। Which of the following is false regarding to नॉन आइडियल सोल्यूशन? इसमें दो विकल्प सही हैं, ये भी गलत दे रखा है भैया। फॉल्स का मतलब गलत क्या है नॉन आइडियल के लिए, तो नॉन आइडियल जो है उसके लिए डेल्टा बी की वैल्यू 0 नहीं होती है, डेल्टा एच की वैल्यू 0 नहीं होती है, ये 0 होती है आइडियल के लिए, तो ये मेरे भाई गलत है इसके लिए। द एक्टिविटी कोफिशिएंट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो एक्टिविटी कोफिशिएंट होता है हमेशा कितना होता है, 1 होता है भाई, ठीक है। वांट हाफ फैक्टर, ये भी गलत दे रखा है, ये नहीं है, इसका सही आंसर ये I बराबर 1 माइनस का α/2, ये वांट हाफ फैक्टर की सही वैल्यू होती है भाई, ठीक है। ये भी गलत दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुओं की संख्या के आधार पर बाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसका सही आंसर है। मोलर वगैरह कुछ भी इसका सही आंसर नहीं है। विच लॉ स्पेसिफिकली गवर्न्स द रिलेटिव, सभी को पता है बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन मोल प्रभाज के बराबर होता है, तो वेपर प्रेशर से रिलेटेड जो नियम है वो कौन सा है, राउल्ट का नियम है भाई, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन वुड प्रोड्यूस मैक्सिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जितने आयन ज्यादा होंगे बॉइलिंग पॉइंट वगैरह उतना ज्यादा होगा, ग्लूकोज टूटेगा नहीं, सुक्रोज टूटेगा नहीं, MgSO4 दो में ही टूटेगा, Mg और SO4 भैया इसमें सबसे ज्यादा होंगे, एक Ba है और 2 NO3 है, टोटल 3 आयन है, इसका मतलब मेरे भाई इसका सबसे ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। अ पेयर ऑफ सोल्यूशन बियर्स द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, जिनका परासरण दाब सेम होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं भाई, ठीक है। अ सेल विद लॉट्स ऑफ सॉल्ट इनसाइड इट इज प्लेस्ड इन अ वेसल कंटेनिंग जस्ट वाटर, कोई सेल है, कोई बैटरी है जिसमें सॉल्ट है, जिसे रखा गया है कहां, पानी में रखा गया है, कौन सा प्रोसेस होगा, तो ऑस्मोसिस यानी परासरण की क्रिया इस घटना में दिखाई देगी भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा सही है भाई, तो इसमें भी गलत दे रखा था। सल्यूट्स दैट एसोसिएट इन वाटर, वो विलायक जो वो विलय, सल्यूट का मतलब क्या होता है, विलय, जो घुलते हैं, तो वो विलय जो पानी के साथ में घुल जाते हैं उनका जो मोलर मास होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। ये लिखा हुआ हायर देन यानी थोड़ा सा बढ़ जाता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, कम नहीं होता है भाई, ठीक है। What is the value of want half factor for solutes that dissociate in water, जो पानी में नहीं घुलते हैं या टूट जाते हैं उनके लिए want half factor की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, 1 से ज्यादा होती है भाई, ठीक। एक ये क्वेश्चन है भाई, 1 मोल शुगर, बहुत सरल है भैया, कोई बड़ी बात नहीं है, ये राउल्ट का नियम है। राउल्ट का नियम बाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है। मोल प्रभाज, मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं, जिसके मोल निकालने हो उसके ऊपर 1 मोल शुगर है तो 1 ऊपर रख देंगे, टोटल कितना होगा 3 मोल्स ऑफ वाटर, तो 3 और 1 4 नीचे लिख देंगे, 1/4 इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। रेशियो बिटवीन द इफेक्टिव कंसंट्रेशन एंड द एक्चुअल कंसंट्रेशन, जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है, एक्चुअल कंसंट्रेशन है मॉलिक्यूल के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेशियो को एक्टिविटी कोफिशिएंट कहते हैं भाई, ठीक है। बेंजोइक एसिड जब टूटता है बेंजीन में तो क्या हो जाता है, इस रिएक्शन को एसोसिएशन कहते हैं। एसिटिक एसिड एसोसिएट एज डाइमर इन बेंजीन, एसिटिक एसिड क्या करता है, डाइमर के रूप में आपस में जुड़ जाता है, यानी 2 CH3COOH आपस में जुड़ जाते हैं। वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाती है, लगभग 0.75 होती है एसिटिक एसिड जब आपस में जुड़ता है भाई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, ये भैया ये भी काफी बढ़िया नियम है, लैंगमुयर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं इसे, द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड एट वेरी हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट लिमिट तक ही पहुंचती है, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाती है, फिर नहीं बढ़ती है भाई, ठीक है। एडजॉर्प्शन इज मल्टी लेयर इन केस, एडजॉर्प्शन जो होता है मल्टी लेयर में वो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है, ना कि भाई
केमिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है। व्हेन टेम्परेचर इज लोअर, जब टेम्परेचर कम होता है, प्रेशर बढ़ता है, द एडजॉर्प्शन ऑफ गैस, तो जो एडजॉर्प्शन होता है उसकी वैल्यू भी लगातार बढ़ती जाती है। जाहिर सी बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा, कोई चीज पिघलेगी, ज्यादा चीजों को एडजॉर्ब कर पाएगी, ज्यादा चीजों को अलग कर पाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, कौन फर्क डालता है एडजॉर्प्शन पे? तो अभी बताया भाई, टेम्परेचर भी फर्क डालेगा, टेम्परेचर प्रेशर सब फर्क डालते हैं भाई, ठीक है। ये भी गलत दे रखा था। एक आपको ग्राफ दे रखा है log x अपॉन m और log p के बीच में, अगर एक स्ट्रेट लाइन आती है, सीधी लाइन, तो वो भैया उसका स्लोप क्या होगा? तो स्लोप 1/n होगा, ना कि n होगा। ये गलत दे रखा था भाई, ठीक है। जो फ्रेंडली एडजॉर्प्शन होता है, 1/n की वैल्यू कितनी होती है? जो वही ऊपर स्लोप है, 1/n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है भाई, ठीक है। एक बार फिर भाई एडजॉर्प्शन है, एडजॉर्प्शन जो होता है, साइड्स आर इक्विवेलेंट इन देयर एबिलिटी ऑफ द पार्टिकल्स, यानी जो पार्टिकल्स हैं उनके इकट्ठा होने की जो एबिलिटी होती है वही एडजॉर्प्शन कहलाता है भाई, ठीक है। प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन, तो भैया एक्सोथर्मिक होता है एडजॉर्प्शन का। ये देखो, ये भी गलत रखा, नन ऑफ दी अबव नहीं है, एक्सोथर्मिक होता है एडजॉर्प्शन का प्रोसेस भाई, ठीक है। एडजॉर्प्शन इज द फिनोमिनन इन विच आ सब्सटेंस, भैया जो कोई भी सब्सटेंस है उसमें जो एडजॉर्प्शन फिना होती है तो उसमें क्या होता है? तो एक्युमुलेशन होता है द सरफेस ऑफ द अदर सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस आएगा, आके सरफेस के ऊपर फिट हो जाएगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? एडजॉर्प्शन कहेंगे भाई, ठीक है। शॉर्प्शन जो वर्ड है वो कहाँ इस्तेमाल होगा? तो दोनों में इस्तेमाल हो जाएगा, एडजॉर्प्शन में भी इस्तेमाल हो जाएगा, एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, दोनों एक ही है विकल्प, तो कुल मिला के दोनों विकल्प इसका ठीक हो जाएगा। फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो किस फोर्सेस की वजह से काम करता है? तो फिजिकल एडजॉर्प्शन वॉन्डर, सभी को पता है गैसों के अणुओं के बीच में बहुत वीक फोर्सेस काम करते हैं, जो वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस होते हैं, ये इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। उसके अलावा है रेट ऑफ फिजिसोपोर्शन जो है इंक्रीज, बढ़ जाता है किसके साथ में? जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है वैसे वैसे इसका रेट जो है वो बढ़ जाता है। विच ऑफ द कोलाइड्स आर सॉल्वेंट हीटिंग, ये भी गलत है। लायोफोबिक इसका सही आंसर नहीं है, लायोफिलिक सही आंसर है। लायोफिलिक मतलब होता है द्रव स्नेही, जो द्रव के साथ में क्रिया कर लेते हैं वो सॉल्वेंट हीटिंग की तरह काम करते हैं भाई, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल, जो मिसेल का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? क्राफ्ट टेम्परेचर पर मिसेल का निर्माण होता है भैया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ लायोफिलिक कोलाइड, ये भी गलत दे रखा है। लायोफिलिक कोलाइड का उदाहरण सिल्वर सॉल्यूशन जो है वो नहीं है, बाकी सारे हैं, स्टार्च है, गम है और जिलेटिन है, ये सारे के सारे लायोफिलिक हैं। ये कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट है जो छांट रखे हैं, जरूर देख लेना इन्हें भैया। ये कोलराउस का नियम होता है, ऐसे भी लिख के आ सकता है। अनंत तनुता पर जो चालकता है पॉजिटिव नेगेटिव के बराबर होती है। फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट, जो टोटल करंट होती है उसके जो टुकड़े होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की तरफ, उसे ही हम लोग ट्रांसपोर्ट नंबर कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को नापने के लिए बर्कले हार्टले विधि का प्रयोग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है। इसका जो मात्रक है ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स या ओम इनवर्स, सेंटीमीटर भी यहां पे लिख के आ सकता है, जो आ जाए उस पर टिक कर देना। एंट्रोपी क्या होती है? किसी सिस्टम के डिसऑर्डरनेस को एंट्रोपी कहते हैं। सेमी परमेबल यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है? जो विलय के कणों को जाने देती है, विलायक को नहीं जाने देती, यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कॉपर फेरोसाइनाइड एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है भाई, ठीक है। ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या है? du बराबर dq प्लस dw होता है। स्टैंडर्ड स्टेट के लिए प्रेशर कितना होता है? 1 atm होता है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग, ये देखो वही वाली बात है, बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन मोल राउल्ट का नियम है, ठीक है। आइडियल सोल्यूशन के लिए डेल्टा एच और डेल्टा वी की वैल्यू 0 होती है, ऊपर आ चुका है। नॉन आइडियल के लिए 0 नहीं होने चाहिए भाई, ठीक है। स्टडी ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जब फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है तो उसे क्रायोस्कोपी बोलते हैं भाई, ठीक है। एनर्जी नीदर कैन बी, ना तो ऊर्जा उत्पन्न करी जा सकती है ना नष्ट, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है। पार्टिकल्स विच में पास थ्रू, ये देखो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जो पार्टिकल चले जाते हैं वो विलय वाले होते हैं, यानी सल्यूट पार्टिकल्स होते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वी, भाई पी वी बराबर एनआरटी होता है, इसे पाई से भी लिख देते हैं भैया, ठीक है। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशन है। करेक्ट रिलेशन होता है एंथैल्पी डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस का पी डेल्टा बी, से भी आपको पढ़ लेना है। विच इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, बता चुके हैं कौन स्टेट फंक्शन नहीं, तो हीट और वर्क एक स्टेट फंक्शन नहीं है, ये पाथ पे डिपेंड करते हैं, ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जूल थॉमसन कोफिशिएंट कहला सकता है, ये नहीं है इसका सही। इसका सही है डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी, म्यू इक्वल्स टू एट कांस्टेंट एंथैल्पी भाई, ठीक है। सीपी माइनस सीवी बराबर आर होता है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए उदासीनीकरण ऊष्मा का मान -13.7 किलो कैलोरी प्रति तुल्यांक या इक्विवेलेंट होता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है?
हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू वर्क, पूरे 100% हीट को वर्क में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है। इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन अकॉर्डिंग टू कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल आइडियल साइकिल होता है, परसेंटेज में कहे तो 100% होता है, या फिर कह सकते हैं लेस देन 1 होता है भैया, ठीक है। एक सवाल ऐसा आ सकता है जिसमें आपसे एफिशिएंसी निकलवा लेगा, याद रखना हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, जो टेम्परेचर ज्यादा हो उसे T1 मानना, जो कम हो उसे T2 मानना, ठीक। और अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा हो, मान ली 273 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसमें 273 जोड़ के उसे पहले केल्विन बना लेना, ठीक। यहाँ डायरेक्ट दे रखा है T1 ज्यादा है, ये सोर्स हो गया, T2 कम है, ये सिंक हो गया। इफिशिएंसी के लिए 1 - T2/T1, अगर परसेंटेज में पूछे तो गुणे में 100 कर देना। फाइनल ईयर में हो इसलिए तेज चला रहे हैं भैया, इतना समझ में आना चाहिए भाई, ठीक है। इन अ रिवर्सिबल सिस्टम, किसी रिवर्सिबल सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज 0 होता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ऊपर एक सवाल भी लगाया था, इन्वर्टेड B बराबर कप्पा इंटू 1000/C होता है, ठीक है। सम ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर की जो वैल्यू होती है टोटल वो 1 होती है। ओस्टवाल्ड का जो डाइल्यूशन लॉ होता है अल्फा बराबर √KB होता है, यानी जो वियोजन की मात्रा होती है वो अनंत तनुता के वर्गमूल के √, के बराबर होती है भाई, ठीक। आर्हेनियस थ्योरी क्या कहती है? आर्हेनियस थ्योरी जो है वो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, जो आसानी से नहीं टूटते हैं, उनके आयोनाइजेशन को बताती है कि ये प्लस और माइनस में कैसे टूटेंगे भाई, ठीक है। बैटरी मेरे फोन में कतई नहीं है, हो सकता है वीडियो ये भी बंद हो गई हो, इससे पहले वाली भी घिना गई थी, बैटरी नहीं है मेरे फोन में, लेकिन भैया लगभग ये 90 के करीब क्वेश्चन, हम ये नहीं करें क्रांति हो जाएगी, लेकिन ये 90 में से अगर 12, 15, 20 क्वेश्चन भी आपके फंस जाते हैं तो इस बात, और हम ये भी नहीं करें, इस वीडियो को देखो बैठ के, ठीक। लास्ट में भी अगर आ गए हो तो टेलीग्राम पे इस PDF को डाले देते हैं, फटाफट से एक बार देख लेना किसका कौन सा है, जब पेपर में आएगा तो देखा देखा लगेगा हाँ यार इसका ये वाला था, जाके टिक लगाना है। 12-15 फंस गए तो बचे हुए तुक्के भी लगाओगे तब भी 12-15 ठीक हो जाएंगे, बहुत आराम से पास हो जाओगे, ठीक। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिए दे रहे हैं, जो सेकंड पेपर वाले हैं वही देखना, उसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों पड़े हुए हैं, फिर सब अंधाधुंध देखते रहो भाई, ठीक है। तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करो BDKDN BSc, ठीक भाई, 75,000 के करीब वहां पे फॉलोअर्स हैं, जाके सर्च कर लेना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।